थोड़ी देर के लिए अपने बचपन में चलते हैं, जहां सुबह उठना और खूबसूरत मंजर देखना ख्वाब होता था, जहां दोस्तों से मिलना, क्लासरूम में जाना अच्छा लगता था। फिर बहन भाइयों के साथ गप्पे लगाना, शाम में खेलना, क्या समा था। लेकिन उसी बचपन में जहां रोशनी थी, ख्वाब थे, वहीं रात भी थी। तारीकी में डूबा हुआ रात का समा भी था। और उसी अंधेरे में जब बहन भाई आपस में बैठ के, या कजिन्स आपस में बैठ के, या दोस्त आपस में बैठ के उस मखलूक की बात करते थे जिसको हम जिन्नात कहते हैं, तो वो ही रात खौफ में बदल जाया करती थी। इसी तरीके से 90s में कराची में एक अफवाह फैली कि एक ऐसी मखलूक नजर आती है लोगों को जो उनकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। कई सारे अखबारों में भी इन वाकयात के बारे में लिखा गया। कुछ लोगों का मानना यह था कि उन्होंने उस मखलूक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ ना आए। कुछ लोगों ने यह कहा कि वो हमारी आंखों के सामने गायब हो गई, धुआं बन के। फिर चंद दिनों के बाद बोला गया कि एक ऐसा लोगों का ग्रुप है या मखलूक का ग्रुप है जो एक साथ एक जगह पे आते हैं, अटैक करते हैं लोगों के साथ और गायब हो जाते हैं। कराची वाले उसको छलावा के नाम से जानते होंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1990s में यह चीज कराची में हो रही थी, लेकिन 1960s में स्कॉटलैंड और 1970s में न्यू जर्सी में सिमिलर केसेस सुनने को मिले थे। तकरीबन यही रात 12 साढ़े 12 का वक्त था। दो दोस्त मूवी देख के वापस न्यू जर्सी की गलियों से गुजर रहे थे कि जब वो एक एली में गुजरे तो उन्होंने फील किया कि फेंस के उस पार कोई खड़ा उनको देख रहा है। इनको लगा कि शायद कोई होमलेस फकीर इस तरह का शख्स होगा। वो अपनी आपस में बातें करते करते चलते रहे। खतरा उस वक्त नजर आया जब वही शख्स जो फेंस के उस पार था, अब फेंस के इस पार इन लोगों के पीछे ही खड़ा था। इनको बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे हो सकता है कि चंद सेकंड में ही जो शख्स दीवार के उस पार या फेंस के उस पार था वो अब इनके पीछे खड़ा है। इनको लगा कि शायद कोई मगिंग या चोरी का इंसिडेंट होने वाला, तो इन्होंने जरा तेज कदम कर लिए। कहते हैं चंद सेकंड बाद ही वही मखलूक अब इनके सामने गली के कॉर्नर पे खड़ी थी। कहते हैं उसकी शक्ल अजीब व गरीब सी थी।
जिसामत बिल्कुल अलग थी। कहते हैं कि नॉर्मल इंसान से उसकी हाइट ज्यादा थी, तकरीबन जो फैक्ट्स में लिखा है वो है 7 फीट टॉल, वेल बिल्ट, पूरा जिस्म काला, चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट, और ये सब इन दोनों लड़कों ने जब अपने आंखों के सामने विटनेस किया तो इनको रियलाइज हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मखलूक है। अभी ये मसला खत्म हुआ ही नहीं था कि उस वक्त का एक बहुत मशहूर प्ले राइट था जो यूएफओस के ऊपर न्यू जर्सी में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि उन्हीं दिनों में न्यू जर्सी में ये न्यूज़ फैली थी कि यहाँ पे यूएफओज बहुत आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं लोगों को। तो वो इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में वहां आया हुआ था, उसको इन दो बच्चों की कहानी पता चली, वो उनके पास गया, अलग अलग दोनों से इंटेरोगेशन की, दोनों ने एक ही बात, एक ही चीज कही और एक ही जगह पे पिन पॉइंट किया। तो उस वक्त के हिसाब से ये माना गया कि ये जो यूएफओ आए थे शायद उन्हीं में से कोई एक मखलूक नीचे जमीन पे भी आई। इस बात को उस वक्त श्योरिटी हो गई जब एक हफ्ते के बाद न्यू जर्सी से थोड़ा सा आगे एक शख्स अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहा था कि अचानक से उसने देखा कि बीच रोड पे एक शख्स खड़ा हुआ है। उसने गाड़ी रोकी, जब गौर से देखा तो उस शख्स के पीछे एक स्पेसशिप भी खड़ी हुई थी, यानी कि यूएफओ, और उसकी आंखों के सामने ही वो जो मखलूक थी जिसकी एग्जैक्ट शबाहत वही मखलूक से थी जो उन दो बच्चों ने देखा था, वही लंबा कद, वही काला जिस्म और एक अजीब और गरीब सी मुस्कुराहट। पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। यूएफओस के बारे में पूरे अमेरिका में एक डिबेट टिल डेट चल रही है कि क्या ये असली होते हैं या झूठे होते हैं। इसी के बरक्स स्कॉटलैंड में तकरीबन रात 12 से सुबह 4 बजे के बीच तक एक ऐसी मखलूक लोगों को दिखाई देने लगी कि जिसको वो लोग वैम्पायर कहने लग गए। एक बूढ़ा शख्स नजर आता, उसकी गर्दन ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक टेढ़ी हुई होती, जिस्म और वॉक करने का तरीका बिल्कुल ऐसा जैसे हर हड्डी टूटी हुई है और जैसे वैम्पायर्स का दिखाया जाता है फिल्म्स में वैसे वो चल रहे हैं। लेकिन इस मखलूक की जो डिफरेंस था वो ये था कि इसके स्टील के दांत थे, और ये कोई एक नहीं, स्कॉटलैंड में एक बहुत मशहूर अर्बन लेजेंड है, मिथ है, ये उसके बारे में बात की जा रही है। एक बात तो कंफर्म है कि दिन की दुनिया अलग है। दिन में लोग दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन वही दुनिया रात में अंधेरे में मुख्तलिफ होती है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show.
वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम जिस मखलूक की बात करें उसको हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ नाम है इस मखलूक के। दुनिया भर से इनके साथ जो लोगों का इंटरेक्शन होता है उसकी वाकयात, उसकी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। एक ऐसी मखलूक जिसको हम बाज़ारी तौर पे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। कहा जाता है कि वो हमारी आबादी से 7 गुना ज़्यादा आबादी है उनकी। तो सोचिए, अगर आप अभी कमरे में मौजूद हैं, जिस जगह पे भी मौजूद हैं, वहाँ अगर एक शख्स है तो जिन्नात 7 टाइम्स होंगे, यानी कि आप अकेले नहीं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें ये लगता है कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं और तो कोई है नहीं, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। अब जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती जा रही है, ये बात लोगों तक सामने लाई जा रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, अलग अलग डिबेट्स के जरिए, कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं, और भी मखलूकात हैं, चाहे दुनिया में या फिर इस दुनिया से अलग कोई और जहान में भी। खैर, हमारे शो में शामिल होने के लिए आप लोग हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं अपना वाक़या, अपने साथ हुआ कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो कि आप हमसे शेयर करना चाहें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यूट्यूब चैनल है www.youtube.com/minhajaliaskari। जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वहाँ पे जाके आप हमारा लेट नाइट हॉरर शो का कंप्लीट एपिसोड भी और यूट्यूब के एक्सक्लूसिव कंटेंट भी सुन सकते हैं। खैर, सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमें फेसबुक पे SMS कर रहे हैं, फेसबुक पे हमें आप सुन सकते हैं facebook.com/minhajaliaskari। वहाँ पे हमारा शो लाइव जा रहा है, तो जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं हम उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद सुल्तान, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। फरवान नकवी, थैंक यू सो मच। जाहिद खान, थैंक यू। उरूसा खान, थैंक यू। सनी, थैंक यू सो मच। फैज़, बहुत बहुत शुक्रिया। मामून और रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी मैसेज आया है। हुमायूं राशिद, थैंक यू सो मच। सारा जमशेद, थैंक यू। एंड ताहा जौहरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। लास्ट थर्सडे के लिए माजरत खा हूँ पहले से ही। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कराची में बहुत ख़तरनाक तूफ़ानी बारिश हुई। तूफ़ानी भी नहीं, मतलब बहुत ही ख़तरनाक, और सभी उस बारिश से अफेक्ट हुए। मैं भी हुआ। मेरा घर डूबा पूरा, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा अपना 6 दिन के लिए। और 6 दिन लाइट नहीं थी हमारे घर में। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता कि क्या वो सैलाब जो वाला, अर्बन फ्लडिंग वाला जो एक पूरा एक्सपीरियंस था मेरा, वो कितना ट्रॉमेटाइजिंग था। और अभी तक आज ही मैं कल बल्कि अपने घर में दोबारा आया हूँ। अजीब लग रहा था कि हम अपने घर में नहीं हैं। और ये एक मैं बहुत बेहतर इलाका बता रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, उसका ये हाल था। सोचें तो वो इलाके जो जहाँ पे कच्ची आबादी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया, उधर का क्या हाल हुआ होगा मैं सोच भी नहीं सकता शायद, जो जिस तकलीफ से वो लोग गुजर रहे होंगे। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दुआ तो कर सकते हैं, दुआ कीजिए। कराची बहुत एक टफ टाइम से गुजर रहा है। हमें लगता है कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन नहीं। आप जब आउटस्कर्ट्स में निकलते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ फेज 6, वो अभी तक डूबा हुआ है।
ये मैं उस इलाके की बात करूं जो प्रिविलेज्ड है, जहां पे हम अच्छे अच्छे खाने खा लेते हैं जाके, हजारों लाखों रुपए का टैक्स दे देते हैं आराम से, उस पे यह हाल है। तो सोचें उन इलाकों का क्या हाल हुआ होगा जहां पे कच्ची आबादियां हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ कंप्लीट नहीं है। प्लीज प्लीज, टफ टाइम्स हैं, दुआ कीजिएगा। खैर जनाब, मैंने सोचा था कि ये अपना जो रोना है ये नहीं लाऊंगा सामने, लेकिन आ जाता है। खैर जो भी है, अल्लाह से हर चीज़ में दुआ मांगनी चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। अभी भी वक्त है कराची के लिए कि जो भी करता धरता लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो आर्मी हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, सीएम सिंध हो, हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, लोकल हुकूमत हो, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के अब कुछ कर दो यार, वरना कराची अगर बंद हो गया तो पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ये आपको रियलाइज हो चुका है अब। तो प्लीज, बहुत लोग मर गए, बहुत जिंदगियां बर्बाद हो गई, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का लॉस हो गया है। अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा शहर, कब तक करेगा? प्लीज, और अपने हक के लिए निकलना शुरू करें कराची। और याद रखेगा, एक चीज याद रखेगा, 27 तारीख अगस्त की 27 अगस्त याद रखेगा, जब वोट देने जाए ना तो याद रखेगा कि कौन आपके लिए खड़ा हुआ था, कौन सा शख्स जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपके साथ था कि नहीं था, याद रखेगा। खैर जनाब, हमें ईमेल्स आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ ईमेल्स हैं जो हमने पहले से अपने पास रखी हुई थी, तो उनको शामिल करने की कोशिश करते हैं। सलाम मिनहाज, ये बात है 2018 की। मेरे वालिदैन उम्रे पर जा रहे थे मेरी नानी और मामू के साथ, तो हमें यानी मुझे और मेरे बड़े भाई को अपनी नानी के घर अपनी मामी और नाना के साथ स्टे करना था। रमज़ान चल रहे थे तो स्कूल की भी छुट्टियां थीं, तो हमने 2 और कज़न्स को भी बुला लिया था ताकि हम पार्टी भी कर सकें और हमारा टाइम भी अच्छा गुजर जाए। मेरी नानी का घर 200 गज पर बना हुआ है, जिसके फर्स्ट फ्लोर पे एक स्कूल है और सेकंड फ्लोर पे नानी लोग रहते हैं। वैसे तो बचपन से वहाँ रुकते थे, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ। वहाँ रुकने के बाद जब जब मैं अकेली होती किसी रूम में, तो मुझे वहाँ पर अजीब और गरीब किसी की एग्जिस्टेंस महसूस होती थी, जैसे कोई है आसपास, या सांस लेने में दुश्वारी, भारीपन वगैरह होना शुरू हो जाता। ये अपना वहम समझकर इग्नोर कर रही थी मैं। 2-3 दिन बाद मेरी एक कज़न ने मुझे कहा कि यार, क्या तुम्हें भी ये महसूस होता है कि कोई आवाज़ दे रहा है या कोई नज़र आया है? मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे कज़न्स मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने उसे कहा कि तुम लोग मजाक कर रहे हो तो मेरे साथ ताकि मैं डर जाऊं। जितने में मेरा एक और कज़न आ गया। उसने पूछा क्या बातें हो रही हैं, तो मेरी कज़न ने उसको भी वो ही सब बताने लगी जो मुझे बता रही थी कि कोई आवाज़ देता है, कोई पीछे खड़ा हुआ महसूस होता है, कभी कोई जाता हुआ नज़र आता है। उस पर मेरे कज़न ने कहा बस, और तुम डर गई? मेरी कज़न ने कहा क्या मतलब? उसने फिर अपने साथ होने वाले एक वाकया जो उस दिन दोपहर में उसके साथ हुआ था वो बताया। उसने बताया कि गर्मी थी, रोज़ा था, सोचा कि शॉर्ट्स वगैरह पहनकर नीचे मोटर ऑन करके पाइप से नहा लें। साथ मेरे भाई साहब भी थे। नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए स्कूल में आए तो वहाँ भाई को एक अजीब सी वाइब्स फील हुई, क्योंकि अंदर अंधेरा गुप्त था। उसने कहा
ऊपर चलकर चेंज करते हैं। कज़न ने भाई का मजाक उड़ाते हुए बोला, अबे कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूं, तुम जाओ ऊपर। उसके बाद मेरा कज़न चेंज करके ऊपर आकर सो गया और ख्वाब में अपने आप को उसी गीली शॉर्ट्स में स्कूल में खड़ा देखा और देखा कि कोई मखलूक है अजीब व गरीब जो उसके करीब आ रही है। वो वहां से ख्वाब में भागता हुआ ऊपर भागने लगता है सीढ़ियों से, तो वो उसकी टांग खींच लेती है। बस वो फिर उठा तो कहने लगा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वाकई में किसी ने उसकी टांग खींची हो, अभी तक दर्द हो रहा है। कहानी यहां से शुरू हुई है। ये बात बताने के बाद मैं डर गई और सबको सो जाने का बोला और कहा कोई किसी से अब इस बारे में डिस्कस नहीं करेगा। मेरे भाई साहब इन सारी गुफ्तगू में शामिल नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा है। ये बात होने के बाद मैं और मेरी कजन्स सोने चले गए, उसी रूम में जहां नाना अब्बा और मामी भी आराम कर रहे थे। मेरे सो जाने के थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर जोर से बंद होने की आवाज आई। आंख खुली तो देखा भाई और कजन्स खौफ से बेहाल दरवाजे के पास खड़े हैं और सांस फूल रही है जैसे बहुत भाग कर आए हों। मेरे पूछने पर बताया कि भाई साहब रात क्रीम लगा रहे थे शीशे में देखकर। मेरे कजन को शीशे में कमरे के दरवाजे पर कोई मखलूक नजर आई जो ख्वाब में आई थी। कजन ने भाई को बोला था, तुम्हें नजर आ रहा है कुछ दरवाजे पर? भाई ने कहा हाँ। भाई ने कहा कहाँ? तो कहते हैं कि शीशे में देखो पीछे दरवाजे पर। भाई की आई साइट थोड़ी सी वीक है, वो शीशे में गौर करने लगे। एकदम से रूम की लाइट्स ऑफ हो गई, बाकायदा स्विच बटन ऑफ होने की आवाज भी आई। तो ये लोग डर के भागकर कमरे में आ गए। मैंने कहा रूम में कुंडी लगा लो और सब यहीं आ जाओ। हमने रूम लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद मेरे नाना उठकर नींद में कुंडी खोलने लगे। हम सब डर कर चुपचाप बैठे रहे और वो फिर दोबारा लेटकर सो गए। ऐसा लग रहा था कि कोई हॉरर मूवी चल रही है। फिर हम सब लाइट ऑन करके सो गए। थोड़ी देर के बाद ही नीचे के गेट की ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो चाबी से। जिस रूम में हम सब थे वो घर के मेन गेट के पास ही है। हम परेशान हुए कि कहीं चोर तो नहीं आ गए। हमने जैसे ही मामी को उठाया कि देखें कोई अंदर आने की कोशिश तो नहीं कर रहा, तो फौरन उनके उठने के बाद वो आवाज बंद हो गई। उन्होंने हमें डांट कर सो जाने को कहा और लाइट ऑफ करवाई और हम सब सोने लेट गए। 5 से 10 मिनट बाद दरवाजे पर ऐसा लगा किसी ने जोरदार भारी ईंट फेंकी हो। इतनी भारी चीज रूम के डोर पर खींच के मारी हो जिसकी आवाज से कमरे की खिड़कियां हिल गईं। लेकिन नाना और मामी बेखबर सोते रहे, उनकी आंख नहीं खुली। हम सब परेशान हो गए। लेकिन फिर कुछ ही देर में सहरी का वक्त हो गया और सब उसकी तैयारी में लग गए। हम नानी के घर 20 दिन रुके और 20 दिन वो हमने कैसे गुजारे ये हम जानते हैं। अगले दिन बड़ी खाला मामू सबको बुला लिया कि साथ रुके। ऑलराइट, ये बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है जहाँ सारे कजन्स मिल के बैठते हैं। मुझे याद है, मैं आपको एक अपना ज़ाती वाक़या सुनाता हूँ। हमारे नाना का घर गुलशन में था, अजीज़ भट्टी पार्क के बिल्कुल पीछे। तो वो आई थिंक बड़ा इलाका था, 800 गज या 600 गज के घर थे उधर। तो उनका चारों तरफ गार्डन था और बीच में घर बना हुआ था। हम कजन्स वगैरह जो हैं जब भी जाते थे नानी क्या रुकने, तो कभी मैं अकेला नहीं जाता था क्योंकि ऑब्वियसली पे वो बोरियत होना शुरू हो जाती थी। तो मैं अपने हम उम्र कजन्स को भी बुला लिया करता था। तो हम 3-4 कजन्स मिलकर रहते थे और फिर रात भर तो पार्टी करने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि नाना बड़े स्ट्रिक्ट थे।
सुबह अलबत्ता हमें मौका मिल जाता था क्योंकि नाना अपने काम पे चले जाते थे और फिर हम ज़रा पार्टी कर लेते थे। लेकिन इसी तरीके से हमने एक दिन सोचा कि यार रात को भी जागें, देखें तो आखिरकार ऐसा चक्कर क्या है कि रात में हमें सुला दिए जाते जल्दी। हम लोगों ने एक्टिंग की सोने की, नाना वगैरह सो गए, फिर हमने अपने इशारे की और हम उठे और हम नाना के कमरे से बाहर निकले और अपने टीवी लॉन में जाके अपनी मौज मस्तियाँ करने लगे। अभी थोड़ा ही टाइम ही हुआ था कि मेरा एक कज़न भागता हुआ आया, उसने कहा इधर आओ। हम लोग कमरे में गए। एक मुझे याद है मेरे नाना के लाउंज में 3 कमरे थे, एक बहुत बड़ा था लाउंज था, ड्राइंग रूम था, तो 3 कमरे लाइन से थे। आप जैसे ही घर के अंदर एंटर होते थे तो सामने वाला कमरा बिल्कुल जो कंपैरेटिवली छोटा था, उसने कहा इस कमरे में आओ ज़रा। उस कमरे की खासियत ये थी कि उस कमरे की जो खिड़की थी वो बाहर पीछे की तरफ खुलती थी, जो कि बहुत एक वीराना इलाका था। कहते मैं अभी वॉशरूम जाने के लिए यहाँ से जा रहा था इस कमरे से, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई खिड़की से देख रहा है। अच्छा, अब हम ये बातें सुन ही रहे थे कि खटपट खटखट पे आवाज आना शुरू हो गई। अब हम उस वक्त मेरी उम्र होगी 15-16 साल, तो हम ये भी नहीं कि बिल्कुल ही छोटे हों या ये भी नहीं कि बिल्कुल ही बड़े हों, तो वो बीच की उम्र में थे जहाँ हीरो बनने का भी शौक होता है। हमने कहा नहीं ये कोई है, हम चेक करते हैं। पहले हमने लॉजिक लगाई, हो सकता है जानवर हो, बिल्ली हो, कुछ इस तरह का हो, कोई चिड़िया हो। लेकिन वो जो आवाज जिस तरह आना शुरू हुई वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वॉक कर रहा हो। अब हमें ये टेंशन हुई कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। हमने कमरे की लाइटें वाइटें बंद की और हम अब खिड़की की तरफ बैठे हुए देख रहे हैं। लाइटें कमरे की बंद है, खिड़की से हम दूसरी पार देख रहे हैं और हमें प्रॉपर एक शैडो नजर आ रहा है कि कोई वॉक करता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग फौरन भागते हुए गए, हमने अपने मामू को उठाया, मामू को बताया कि भाई ये चक्कर है, कोई आ गया घर में। मेरे नाना क्योंकि पुलिस में थे तो घर में जरा गन्स वन्स थी, तो मामू ने फौरन गन वन लोड की और लाइटें वाइटें ऑन करके पीछे की तरफ गए। जब पीछे की तरफ गए तो कह रहे कि मैंने पूरा एरिया देख लिया है तो कोई भी नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं कि कोई पीछे से चला गया हो क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची थी और दूसरी तरफ भी घर थे, राइट लेफ्ट पीछे आगे सब जगह। तो ये बात अब हमें लगा कि हो सकता है हमारा वहम हो। मामू ने भी कहा कि तुम लोग ये वाला है। अभी ये सब हो गया। नेक्स्ट डे दोबारा से हमें ये फील नहीं, इस दफा कंफर्मेशन थी कि कोई है जो वॉक कर रहा है। अब इस दफा हम लोगों ने ये सोचा कि यार पहली दफा हमने अपने मामू को बताया था तो बेवकूफ हम लगे, इस दफा बगैर कंफर्म किए हम किसी को नहीं बताएंगे। हम लोग अब हमने ये प्लानिंग की, 15 साल के बच्चों ने ये प्लानिंग की कि हम किस तरीके से इस मखलूक को देखेंगे और ये चोर है या क्या है, जो भी हम इसको पकड़ लेंगे। अभी रात के 2 या 3 बज रहे थे, ये वाकया होना शुरू हुआ। हमें फील होना शुरू हुआ कि कोई वॉक कर रहा है इधर से उधर। अब हमें ऐसा आवाज आने लगी जैसे कोई गुस्से में गुर्रा रहा होता है, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा होता है। हमने सोचा कि क्यों ना खुद पीछे जाके देखें। डरते डरते हम पहुंचे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से समझाऊं कि खिड़की की तरफ मैं खड़ा हुआ था और एक मेरा कजन कमरे से निकल के पीछे की तरफ जाने के लिए जो राहदारी होती है उधर खड़ा हुआ था। यानी कि अगर वो एक स्टेप लेता तो वो उस जगह को देख लेता जहां पे वो शख्स या मखलूक जो थी वॉक कर रही थी। और एक कजन मेरा दरवाजे के बीच में खड़ा होता जो कि हमें कम्युनिकेशन का जरिया बना हुआ था। तो वो मुझसे पूछता कि वो शख्स नजर आ रहा है, मैंने कहा हाँ नजर आ रहा है। वो फिर दूसरे कजन को बोलता कि वो शख्स नजर आ रहा है, झांको। अब उसने झांका और थोड़ी ही सेकंड के बाद वो भागता हुआ आ गया। तो हमने पूछा क्या हुआ, ऐसा चोर है, क्या है क्या है? कहते वहां कोई नहीं था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं कहा वहां है, अभी भी है, कोई है खड़ा हुआ हमारे सामने, वॉक करता हुआ नजर आ रहा है। कह रहे देखो चल के दोबारा।
फिर वही हमने पोजीशंस की, लेकिन इस दफ़ा मेरा कज़न खिड़की की तरफ यानी कि कमरे में था और मैं उसकी जगह पे आके खड़ा हो गया। और मैंने अपने कज़न से, अब वो दोबारा से वो चेंज शुरू हुई, उस मेरे बीच वाले कज़न ने उससे पूछा कि हाँ भाई वो नज़र आ रहा है, तो कहते हाँ नज़र आ रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ वो नज़र आ रहा है, झांक के देखो। और मैंने झांक के देखा, वहाँ कोई नहीं था। हम लोग भागते हुए दोबारा कमरे में गए, अंधेरे वाले कमरे में हमने झांका खिड़की के आर पार, तो वही चीज़ उस वक्त वहाँ पे वॉक कर रही थी। वही मखलूक जो चंद सेकंड पहले मैंने झांक के देखा था वहाँ नहीं थी। उसके कई सालों के बाद जब हम बड़े हो गए तो मेरी खाला ने मुझे बताया कि उस कमरे के अक्सर वहां पे जो भी आके रुकता था वो यही शिकायत करता था कि कोई पीछे चलता हुआ नजर आता है, इसलिए वहां पे कोई सोता नहीं था। खैर, अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है या आपका इनकाउंटर हुआ है जिन्नात से, या फिर आप ऐसे घर में जानते हैं, ऐसी जगह को जानते हैं जो हॉन्टेड है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 02134326675 पे या फिर 02134326676 पे। आज के शो की एक खासियत है जो कि आपको एंड तक सुनना पड़ेगा, वो ये है कि आज हमारे पास शो में एक ऑडियो टेप मौजूद है जिसमें आप उस औरत की आवाज़ सुन सकेंगे जिसके ऊपर जिन्नात हाजिर हो रहे हैं। जी हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी देर के बाद हम चलाएंगे। चलो जनाब, एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों को एक बात बता दूं, वो तमाम लोग जो हमारा फेसबुक पे शो सुन रहे हैं उनके लिए बुरी खबर, फेसबुक लाइव अब हमारा बंद हो रहा है। अगर आप पूरा शो सुनना चाहते हैं तो हमारा youtube.com/minhaj-ali-askari चैनल है, उसको जाइए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू उन तमाम लोगों का जो हमें मैसेजेस करते हैं फेसबुक पे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, ये वाक़या मेरे मामू और नाना के साथ कराची में पेश आया। 2010 की बात है, तकरीबन रात के 8 या 9 बजे का वक्त था। मेरे 3 मामू और नाना हसन स्क्वायर से अपनी गाड़ी में गुजर रहे थे। बड़े मामू गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और नाना फ्रंट सीट पे बैठे थे। बाकी 2 छोटे मामू गाड़ी की पिछली सीट्स पर बरजमान थे। बहरहाल ये लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे थे कि जो मामू ड्राइविंग कर रहे थे उन्होंने अपनी दाईं तरफ एक गाड़ी देखी जो उनकी गाड़ी से बहुत करीब थी। वाइट कोरे थोड़ी फासले पर सड़क पर जा रही थी। मामू ने देखा कि उस गाड़ी के फ्रंट सीट पर एक आदमी ऊपर वाला हैंडल पकड़कर सो रहा है और गाड़ी चल भी रही है। मगर हैरत की बात यह थी कि गाड़ी चला कौन रहा था, क्योंकि ड्राइविंग सीट खाली थी और उस पर कोई नहीं बैठा हुआ था, मगर फिर भी वो चल रही थी। मामू को यह देखकर बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने नाना और पीछे बैठे मामू को बताया तो उन्होंने भी देखा। फिर ड्राइव करते मामू को थोड़ा तजस्सुस हुआ। उन्होंने अपनी गाड़ी को बिल्कुल उसके साथ लगा लिया, इतना करीब कि दोनों कोरे गाड़ियों के दरमियान बस चंद इंच का फासला ही रह गया था। अब सूरत हाल यूं थी कि दोनों गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से साथ साथ चल रही थीं। ड्राइव करते मामू ने अपनी सीट के पीछे बैठे मामू को कहा कि तुम खिड़की से थोड़ा बाहर निकल के देखो कि वाकई इसे कोई चला रहा है कि नहीं। पीछे बैठे मामू ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी गर्दन बाहर निकालकर अच्छी तरह देखा कि ड्राइविंग सीट पर
कौन है, मगर वाकई उस वक्त कोई नहीं बैठा था। इसी असना में जो आदमी उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर सो रहा था, उसने सर उठाकर मामू को देखा जैसे कोई नींद में उठ के देखता है, और फिर बिना कुछ कहे वापस सो गया। मामू ने बाकी अफराद को बताया और फिर ड्राइव करते मामू ने अपनी गाड़ी उस वाइट गाड़ी से दूर कर ली। थोड़ा आगे जाने के बाद उस गाड़ी ने भी इंडिकेटर दिया जैसे बाकायदा मामू को ड्राइव करते हुए कोई दे रहा हूं, मगर उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका नाम है, खंसा, आपने अपनी ईमेल हमें भेजी थी, थैंक यू सो मच। बड़े अनयूजुअल, अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, हमारा जो शो है ना उसके अंदर बड़े अनयूजुअल वाक़यात सुनने को आपको मिलेंगे, जैसे ही है। अब अमूमी तौर पे लोग सुनते हैं तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये क्या बात हुई, गाड़ी चल रही थी, फलाना था, ये था, लॉजिक्स पे आ जाते हैं, साइंस पे आ जाते हैं, कहते हैं कि ये आज के दौर में भी ये बात है। भाई मेरी एक सिंपल सी लॉजिक है कि ये चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं, सही है, और इसको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मजहब में भी तो, हमारे मजहब में तो है ही, और भी तमाम मजाहिब जितने दुनिया में, या जो अल्लाह की किताबें आई हैं उनके अंदर भी इसके बारे में प्रिसाइसली लिखा गया है। तो ये एक बात तो हमें कंफर्म हो जाती है। चलें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मजहब पे थोड़ा सा वो करते हैं कि कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि ये बात कही गई है लेकिन ये वो फलाना। साइंस में आ जाते हैं, साइंस में भी इस मखलूक के बारे में एक अलग जाविया है, लेकिन टू सम एक्सटेंड सिमिलर है इसी चीज़ों से। वो अलग बात है कि हर चीज़ का वो अब साइंस एक लॉजिकल जवाब ढूंढ रही होती है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जब साइंस ने रिसर्च करने की कोशिश की तो उसको बहुत सारे जवाबात नहीं मिले। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है, जब नासा ने कुछ लोगों को चांद पे भेजा तो वहां पे कुछ बोन्स मिली। जब वापस दुनिया में लेके आए और टेस्ट किया गया तो पता चला कि कुछ इंसान से ही करीब ये बोन्स हैं। हैरत की बात तो ये है ना कि वहां पे कैसे पहुंची, या तो कोई छुपके से पहुंच गया और चांद पे, जो कि हो नहीं सकता। चांद पे जा रहे हैं, हैदराबाद या गुलशन तो नहीं जा रहे। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं जो अनसॉल्व्ड हैं। एक चीज मुझे पता चली थी जो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को शेयर करूंगा आप लोगों से, वो ये थी कि 2003 में 2 आदमियों ने एक पार्क्ड हुए बोइंग 727 जहाज को किसी एक एयरपोर्ट से चोरी किया और उसको उड़ा के ले गए। दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ था उस वक्त कि वर्ल्ड वाइड सर्च की गई थी। तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, यानी कि FBI, CIA और भी तमाम ममालिक के जितने भी इन्वेस्टिगेशंस की एजेंसीज हैं, उन्होंने वो प्लेन और ना ही वो 2 लोग टिल डेट कहीं मिले। मतलब एक एयरपोर्ट से जहाज चोरी हो गया, चले ये तो मान सकते हैं, चोरी कर लिया जहाज, गया कहाँ
गायब हो गया, उन लोगों का नहीं पता चला। मतलब लोगों का तो चले बहुत आसानी से बंदा अपने आप को छुपा सकता है इस दुनिया में, मतलब जहाज तो नहीं छुपा सकते, वो भी बोइंग 727 बड़ा जहाज है, कोई छोटा फोकर भी नहीं कि उसको छुपा लें। कहीं तो लैंड हुआ होगा, कहीं तो गया होगा, मतलब उसके अंदर वो फ्यूल से ही चल रहा होगा ना, 24 घंटे तो नहीं चल पाएगा, आज तक तो नहीं चल रहा होगा वो। लेकिन इसी तरीके से एक शिप, मैं पहले भी अपने शो पे बता चुका हूँ, बर्मुदा ट्रायंगल में एक शिप नजर आई। बल्कि चलें अभी जहाज की बात हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे शहर याद नहीं है सही तरीके से, न्यूयॉर्क था या वॉशिंगटन था। अचानक से एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुई एयरपोर्ट पे कि एक जहाज है वो लैंड हो रहा है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था उसने अनाउंसमेंट की, जहाज से कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि आप बगैर इजाजत के लैंड नहीं कर सकते, फलाना फलाना फलाना, लेकिन वो जहाज लैंड कर जाता है। टीम्स पहुंचती हैं उस लैंडिंग की जगह पे तो हैरान हो जाती हैं किस बात पे, कि ये वो जहाज था जो 20-30 साल पहले किसी एयरपोर्ट से उड़ा था और गायब हो गया था। जैसे मलेशियन एयरलाइन गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला कि वो गई कहां, क्या हुआ उसके साथ। जब उस जहाज के अंदर एंटर हुए तो उस जहाज में कोई नहीं था, यहां तक के पायलट्स भी नहीं थे। कैसे लैंड हुआ, कहां गए वो 150-200 लोग, आज तक ये एक मिस्ट्री है। खैर जनाब, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 02134326675 या फिर 02134326676 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ऑडियो टेप्स भेजना चाहते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इस कॉल के बाद। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? फैजान बात कर रहा हूँ। फैजान कैसे हैं आप? अल्लाह करम। जी फैजान, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। आप आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। ये बताइए फैजान, आप किधर से कॉल कर रहे हैं? मैं इधर कराची से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका इन बातों पे यकीन है या आपको लगता है कि ये सब बनी नहीं सर, बिल्कुल यकीन है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस भी किया है काफी, और मैंने आपको एक वॉइस नोट भी भेजी थी अपनी फैक्ट्री के हवाले से। अच्छा, तो आपके साथ क्या वाकया पेश आया, बताइएगा। सर फैक्ट्री के हवाले से तो मैंने आपको एक वॉइस नोट भेजी दी थी, लेकिन अभी एक पर्सनल जो मेरे साथ हुआ था, मतलब वो बताना चाहूंगा आपको। बताइए। मतलब काफी पुरानी बात है, तकरीबन 8-10 साल पुरानी बात है। जैसे मैं रात को सो रहा था, तो सोते में अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे आप नींद से जागते हैं लेकिन आँख नहीं खुलती आपकी, लेकिन आप जागे हुए होते हैं। तो मैं इस तरह सो रहा था और सोते सोते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मतलब आसपास है कुछ। तो मैं नींद से मतलब जाग गया, सही, लेकिन मैंने आंख नहीं खोली अपनी ना, लेकिन महसूस कर रहा था कि कोई मेरे मतलब घूम रहा है, क्योंकि मैं सोता अकेला ही हूँ। तो जब मैंने आंख खोली तो मैंने अपने सामने जो है एक लेडी थी, और मतलब ब्लैक कलर के कपड़े थे उसके, एजेड सी काफी, और लंबे लंबे बाल इस तरीके से। तो मैंने मतलब समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, और मैं उठ के मैं उनको मतलब देखने की कोशिश कर रहा था कि ये मतलब क्या है। और इतने देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं वापस नींद की तरफ जा रहा हूँ, मैं मतलब लेटा और एकदम सो गया। ये एक वाकया हुआ था मेरे साथ। तो ये तो हो सकता है फैजान, आपने शायद वो नहीं होता, आप जब आधी नींद में होते हैं जी, तो होता है ना कि हेलुसिनेशन भी हो जाती है कभी कभी, कि आपको नजर आता है अम्मी खड़ी हुई, अम्मी ये लाइट जला दें आप, फिर जब लाइट नहीं जलती आप बहुत गौर से देखते हैं तो वहाँ कोई होता ही नहीं है,
ये अक्सर मेरे साथ नरेश भाई बात ये है कि एक तो मैं सोता ही अकेला हूँ काफी टाइम से ना जी, सोता ही मतलब अकेला होता हूँ, मतलब ऐसा जैसे कोई मतलब तो मुझे वैसे तंग नहीं करता क्योंकि अंधेरे में ही सोने की आदत है मुझे, रोशनी के अंदर हल्की सी भी होती है ना नींद नहीं आती। तो ये आपने बाकायदा एक औरत को देखा था? क्या आवाज आपकी कट रही है? मैं कह रहा हूँ आपने बाकायदा एक औरत को देखा था? जी 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 जी, मतलब मैंने बिल्कुल आंखें खोल के देखा उसको बाकायदा, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नींद में नहीं था, मैंने उसको बाकायदा देखा है। और उसका फेस मैं नहीं देख पाया क्योंकि उसके बाल थे और बड़े लंबे बाल थे, और मैंने देखा उनको बड़े मतलब करीब से काफी देखा, लेकिन फेस में देख नहीं पाया। लेकिन ये था कि कोई लेडी थी। तो आप फिर सो गए दोबारा? नहीं, मैं मतलब जैसे उठ के मैं उनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको देख नहीं पाया, मतलब फेस नहीं देख पाया। उसके बाद मैं जो है वापिस पीछे की तरफ यानी अपने बिस्तर पे पीछे की तरफ लेटा हूँ और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। चले, और ये आप इसी घर में हुआ है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं या इससे पहले कोई और जगह? जी जी, मैं इसी घर में, मतलब अभी भी मैं उसी कमरे के अंदर हूँ। तो ये बस एक ही दफा हुआ ऐसा? मतलब इस जगह तो मेरे साथ एक ही दफा हुआ है, लेकिन मैंने बताया ना कि जैसे मैं एक दो जगह मतलब जॉब की है तो वहाँ पे भी मतलब इस तरीके से वाकयात रहे हैं मेरे साथ, कि जैसे मतलब बच्चों की खेलने की आवाजें या मेरे काम की चीजों को मिसप्लेस कर देना, या अक्सर मेरे से लेटा होता तो रात में पेन जैसे कान में लगा लेते हैं अक्सर, तो पेन खींच लेना, कभी नाखून के। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजान, थैंक यू सो मच। खैर जनाब, वो तमाम लोग जो हमें अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं 6278 पे। अगर आप लोग भेजना चाहते हैं, अपनी अटेंडेंस अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं तो अपने SMS भेज सकते हैं 6278 पे KHA टाइप करने के बाद। फरहीन आपका मैसेज आया, थैंक यू। हरीम थैंक यू सो मच। किंजा बहुत शुक्रिया। सुफियान थैंक यू। मुश्ताक हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं आपको 3 बहुत ख़तरनाक कहानी बताऊंगा। बिल्कुल मुश्ताक, बताइएगा। और अगर आप बताना चाहते हैं या अगर आप कॉल नहीं करना चाहते या कॉल नहीं लग रही या ईमेल नहीं आ रही, तो एक और बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, गौर से सुने। जब आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऊपर लगा हुआ जो पंखा है उसको सबसे पहले बंद कर दें, फिर घर के सबसे उस कोने पे जाएं जहाँ पे खामोशी हो, जहाँ कोई बच्चे ना हो, जहाँ बाहर गली से आवाज़ें ना आ रही हों, किसी भी चीज़ की आवाज़ ना आ रही हो। आप वहाँ बैठ के आराम से जितनी डिटेल में अपना वाक़या हमें बताएंगे उतना वो इंटरेस्टिंग होगा, उतना वो मुझे भी सुनने में अच्छा लगेगा और आवाज़ भी अच्छी आएगी। बहुत सारे लोग मुझे ऑडियो टेप्स भेजते हैं, अपने वाक़यात भेजते हैं, उनके फ़ैन चल रहे होते हैं, पीछे से सब्ज़ी वाला गुजर रहा होता है, तो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है कि मतलब फैमिली में बैठ के वाक़या सुन रहे हैं। तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसको इतना एडिट नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऑडियो नोट भेजें, बेस्ट तरीका है, वैसे ईमेल से भी ज़्यादा अच्छा है कि आपने अपने मोबाइल से बैठे रिकॉर्ड किया और भेज दिया। लेकिन यही 2 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले पंखा बंद कर दें, AC बंद कर दें, कोई भी मशीन चल रही है उसको बंद कर दें, और घर के सबसे खामोश जगह पे, आइडियली रात को 2 या 3 बजे के बाद अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें, आइडियल टाइम है, क्योंकि सब चुप होते हैं, सब खामोश होते हैं। तो ये एक तरीका है, अगर आप करना चाहें तो इस तरह कर लीजिएगा। खैर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 02134326675 या फिर 02134326676 पे। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे लाइन पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं कराची से जहांगीर बात कर रहा हूँ। जहांगीर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है सर। सर बताएं कि आप बोल दें मुझे कि आप नहीं मानते इन बातों को? नहीं मानते क्यों नहीं, अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र फरमाया। नहीं वो तो है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसे वाक़या पेश आए, सहाबा के साथ आए। नहीं वो तो देखें, नहीं जहांगीर साहब देखें, वो तो है, लेकिन कुछ होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये खटखट हुई, इसको भी जिन के ऊपर डाल दिया, वो मेरी जॉब नहीं मिली, वो मेरे पे काला जादू हुआ है, वो लड़की नहीं मिली तो वो किसी ने नजर लगा दी। तो बहुत सारी चीजें ये भी होती है ना। मैं मिली तो क्या चुड़ैल मिल गई, मिली तो चुड़ैल। आपको ऐसा है वो आपके साथ?
नहीं ऐसी मजाक करो। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं अपनी किसी बीवी को कह रहे हैं तो वो तोहमात तो हमारे माशरे में है बहुत सी, मगर हकीकत ये है पूरी दुनिया मानती है इसको। अच्छा, तो आपके साथ कोई वाकया? ना मानने वाले तो खुदा को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो ऐसे लोग तो ये तो मखलूकात हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी उनकी सोच है। खैर ये बताइए कि आपके साथ क्या वाकया? एक मेरे साथ तो वाकया नहीं आया। एक दोस्त ने एक वीडियो क्लिप मुझे दिखाई अमेरिका की, सही, न्यूयॉर्क की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो थे कि न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर थे और वो वहाँ के गायनी के सरबराह भी थे, पूरे कॉलेज के भी सरबराह थे वो। सही। तो उनकी एक बेटी पैदा हुई, तो वो जब बेटी पैदा हुई तो पैदाइशी वक्त तो मौजूद थे, तो पैदाइश के ना चंद घंटे के बाद वो खड़ी होगी और चलने लग गई। पैदा होते होते 1-2 घंटे के बाद वो बच्ची चलने लगी और बिल्कुल सही चलने लगी। ये बड़े हैरान हुए, ये कह रहे थे कि मैं खुदा को नहीं मानता था, अल्लाह को नहीं मानता था, मेरे नजरियात बड़े अजीब से थे और मैं पढ़ता बहुत अच्छा था, रिसर्च साइंस को मानता था। मैं कहता दुनिया में बस साइंस ही और कोई चीज नहीं। तो कह लेंगे कि वो सारे प्रोफेसर, डॉक्टर, मैं भी हैरान रह गया कि बच्ची चलने लगी। तो फिर उसका बच्ची का नाम चेल्सी रखा था उन्होंने, चेल्सी। कहेंगे हमने उसका नाम फिर हमने चेल्सी सिंड्रोम में उसका रख दिया कि एक बीमारी होगी ऐसी इंसानों में कि बच्ची एक घंटे के बाद चलने लग जाए। तो कह रहे हैं बड़े हम हैरान हुए। उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह मुझे मुतवज्जो करना चाह रहे थे, मैं मुतवज्जो नहीं हुआ। तो कह रहे फिर 1.5 साल के बाद फिर मेरी एक और बेटी पैदा हुई। जब वो दूसरी बेटी पैदा हुई तो वो डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया कि इसका जो है ना दिल काम नहीं कर रहा और ये चंद घंटों की मेहमान है, ये मर जाएगी। तो हम कह रहे हैं हमारे पास जदीद चीजें थी और बहुत सारे आलात थे और बहुत, न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। हमने कहा रिस्क लेते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। तो उसका जब ऑपरेशन शुरू करने लगे तो मैं जो है ना टहल रहा था, लॉबी के अंदर टहल रहा था। तो मैं एक कमरा बना हुआ था, जो लोग आके अपनी इबादत करते थे, उसमें कुरान भी पढ़े हुए थे, हर मजहब के लोग आके वहां पर जरा तो मरीज दाखिल होते बैठ जाते थे। मैं वहां गया, जाके मैं ना सजदे में गिर गया और मैंने कहा अगर कोई रब है दुनिया में, खुदा है, तो मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो रहा है, ये ठीक हो जाए। कह रहे मैं रोता रहा काफी देर। उसके बाद जब मैं गया तो वो डॉक्टर कह लेंगे कि हम तो ऑपरेशन करने लगे थे, मेरी तो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है इसको, हमारी सारी रिपोर्टें जो है वो पत्नी गलत थी, ऐसी थी, तो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा। तो कह रहे हैं कि वो दोनों बच्चियां जो है फिर वो बड़ी होकर डॉक्टर बनी और फिर मैंने रिसर्च की इस्लाम पे और मैं मुसलमान हो गया उसके बाद। तो ये मैंने एक वीडियो क्लिप मेरे दोस्त ने दिखाया था मुझे ना अमेरिका का। अगर हो सके तो वो क्लिप के बारे में बता दे ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो भी किसी तरीके से वो मैं जो ना मेरे एक दोस्त है यासीन साहब, इंस्पेक्टर हैं। सही। तो उन्होंने मुझे दिखाया था, ये तो महीना 1.5 महीने पहले की बात है। तो मैं बड़ा जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वाकई उनके साथ हुआ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। चले, शुक्रिया बहुत, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, ये वाकया मेरी नानी ने मुझे बताया था जो उनके नाना के साथ हुआ। नाना एक ताजिर थे और अक्सर काफी शहरों इंडिया से तिजारत करते थे। एक दिन वो काफी थक गए, सोचा थोड़ा आराम कर लें। जंगल में एक दरख्त था, उसके नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। काफी देर सोने के बाद शोर से आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक आदमी झाड़ू लगा रहा है। फिर पानी का छिड़काव हुआ, फिर कालीन बिछे। थोड़ी देर बाद आसमान से कुछ लोग उतरे जिनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, आई थिंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आसमान से बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उतरी जिनके पर भी थे। वहां का एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा था जैसे कोई परफॉर्मेंस होने वाली हो। बहुत सारे लंबे कद के आदमी सर्कल बना के खड़े हुए थे। नाना तजस्सुस के आलम में देखने के लिए वहां पहुंच गए तो देखा कि एक लड़की डांस के लिए तैयार हाथ उठाए खड़ी है
नाना को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। नाना ने बराबर वाले आदमी से कहा, ए भाई जरा हटना। आदमी ने नाना को देखा और अपनी लंबी गर्दन पूरे सर्कल में घुमाई और कहा, आदम्बू। अचानक अंधेरा हो गया, पर फड़फड़ाने की आवाज आई और सब गायब। नाना बेहोश हो गए। होश आया तो करीबी गांव के लोग जमा थे। नाना ने सब बताया और कहा, यह सब क्या था? लोगों ने कहा, यहाँ अक्सर ऐसा वाकयात होते हैं। म्यूजिक और डांस की महफिल सजती है, हम दूर से देखते हैं। उन्होंने नाना को कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि वो लोग तुम्हें अपने साथ उड़ा के नहीं ले गए, वरना हड्डियां भी नहीं मिलती। नाना बहुत डर गए और शुक्र किया अल्लाह का कि जान बच गई। नानी तो कहती हैं परियों और दियो थे, पर इतना जरूर पता है कि वो मखलूक कोई और थी, इंसान नहीं। क्या ऐसा आजकल होता है? जरूर बताइएगा। आई लाइक योर शो, हर फ्राइडे सुनती हूँ। और भी इंसिडेंट्स हैं जो शेयर करेंगे। किरण साहिबा हैं जिन्होंने ये अपना वाकया भेजा है। अच्छा, ये तो बड़ा ही अनयूजुअल वाकया है, बिल्कुल ही अनयूजुअल। ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी कहानी है। मतलब आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि आप एक जगह पे जाते हैं जिसको आप जंगल कह लें, या आज के हिसाब से कोई ऐसी अननोन जगह जहाँ पे आप पहले कभी ना गए हो। आप सो रहे हो, आपकी आंख खुले तो आपको नजर आए बहुत सारे लोग गुनगुनाते हुए, नाचते हुए, और आपके ही सामने वो तमाम लोग गायब हो जाएं, तो आप क्या सोचेंगे? जाहिर है जो नाना के साथ हुआ वही होगा। आप बेहोश हो जाएंगे डर के मारे, खौफ के मारे। लेकिन मेरा एक एंगल है इसमें ये कि हो सकता है कि ख्वाब देख रहे हो नाना ने सारी चीजें ख्वाब में देखी हो, क्योंकि वो खुद ही कह रही हैं कि वो बहुत एक लंबे सफर से आ रहे थे। उस जमाने के जो सफर होंगे वो लिटरली वो सफर अंग्रेजी वाला सफर ही होगा। वो मतलब जबरदस्त रोड्स तो बनी भी नहीं होंगी, और अगर जंगल से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कच्चे रास्ते से ही आ रहे होंगे। तो आपका दिमाग वैसे ही एक स्ट्रेस में होगा, फिर नींद पूरी नहीं हुई भी होगी, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल में सोएं। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो पूरे रास्ते में अकेले थे, तो वो चला क्या रहे थे? पैदल चल रहे थे, साइकिल पे थे, गाड़ी थी, गधा गाड़ी थी, घोड़े पे थे, किस पे थे? अकेले क्यों थे? ताजर जो होते हैं वो यूजुअली अकेले नहीं होते, उनके साथ कोई ना कोई गुलाम होता है जो उनका सामान लेके चल रहा होता है। तो ये कहानी में मुझे थोड़ा सा दिमाग का मसला लग रहा है मेरे हिसाब से, और बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि जो जिस दुनिया की हम बात करें वो बड़ी वियर्ड सी है। सोचे ना, एक सेकंड में आपने एक औरत को देखा और फिर वो गायब हो गई। अभी आप जिस जगह पे बैठे हैं हो सकता है वहां पे और भी मखलूक हो, आप जानते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है, या हो सकता है आप ना जानते हो और वो अपनी प्रेजेंस फील करें। हो तो सब कुछ सकता है। चलें जनाब, बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम आलिया है और मेरी उम्र 20 साल है। करंटली मैं ए लेवल्स कर रही हूँ। जो वाकया मेरे साथ पेश आया वो कुछ अजीब सा है। ये 2017 या 2018 की बात है। उस जमाने में मुझे नींद नहीं आती थी। मैं 4 या 5 दिनों तक सो नहीं पाती थी और ये चीज काफी ज्यादा होने लगी थी। जब इतने दिन तक जागती रहती तो मेरी हालत काफी खराब हो जाती थी।
एज इन मैं मूव नहीं कर पाती थी, मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता था। तो जब मुझे 5 दिन हो जाते थे जागते हुए, जब मैं बेड पे लेटती थी तो आई यूज्ड टू फील पैरालाइज्ड। मिनहाज, ये मेरे साथ सिर्फ जब ही होता था जब मैं काफी दिन बाद सोती थी। तो ऐसा होता है ना कि जब आप अपनी करवट चेंज करें तो थोड़ी सी आंख खुलती है। तो जब मैं करवट चेंज करने लगी तो मुझे एक ब्लैक फिगर नजर आया जो मेरे रूम के कॉर्नर में खड़ा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं उठ के लाइट खोलूं या भागूं या कुछ भी करूं। मैंने जब ये वाकया अपने भाई से शेयर करा कि मुझे ऐसा फिगर दिखाई देता है, तो उसने कहा कि तुम इतने दिन बाद सोई थी, हो सकता है कि तुमने हेलुसिनेट किया हो, और हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग इस तरह के ट्रिक्स तुमसे खेल रहा हो। लेकिन मिनहाज, मुझे जब भी वो फिगर दिखी हमेशा एक ही जगह खड़ी दिखती थी, और जब भी दिखती थी जब मैं काफी दिन बाद सोया करती थी। अब तो हमने वो घर छोड़ दिया है और ये इस नए घर में आके मेरे सोने की प्रॉब्लम भी काफी हद तक ठीक हो गई है। मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं सो पाती थी और अब कैसे सो जाती हूँ, और उस घर में वो मुझे फिगर जो दिखती थी अब इस घर में नहीं दिखती। चलो जनाब, भरते हैं नेक्स्ट ईमेल। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आप कैसे हैं? मिनहाज, मैंने सुना है कि कोरंगी नदी वाले रोड पे रात 1 बजे से सुबह फजर तक सफ़र नहीं कर सकते हैं। वहाँ रात 1 बजे के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या वाक़यात होते हैं। प्लीज़ अगर आपके पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भाई कोरंगी का है इस वक्त के बारे में ये इल्म रखता है तो ज़रूर बताएं। चलें, बिल्कुल, ये बिलाल साहब हैं जिन्होंने हमसे ये पूछा है। मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अक्सर, लेकिन ईमेल्स में मुझे पता चला था। 2-3 दफ़ा लोगों ने अपनी ईमेल भेजी थी। एक मुझे याद है एक ईमेल थी या कॉलर थे जिन्होंने अपने साथ हुआ वाक़या बताया था कि वो कोरंगी से आ रहे थे, और उन्होंने एक तो वो था जो एक टीवी चैनल का मैंने आपको बताया था कि उस टीवी चैनल से कोरंगी तक आते आते उन्होंने एक बाइक देखी जो कि कोई नहीं चला रहा था, और बाइक भी नहीं थी लेकिन आवाज़ आ रही थी, ऐसी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ तक कि वहाँ पे एक नाका लगा हुआ था पुलिस का। पुलिस वालों ने भी ये नोट किया और पुलिस वालों ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि ऐसा अक्सर होता है कि आवाज़ें आती हैं लेकिन कौन होता है क्या होता है नज़र नहीं आता, लेकिन बाइक की प्रॉपर आवाज़ आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बताई हैं लोगों ने। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो वहाँ के रहने वाले ही बता सकते हैं। खैर, अगर आप लोग अपने साथ हुए वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इंटरनेशनल कॉलर्स जो कि हमारे शो में अपने साथ हुए वाक़यात शेयर करना चाहते हैं वो हमें अपने ऑडियो नोट्स भेज सकते हैं बड़े आसानी से। आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वाक़यात, अपनी आवाज़, और हमें ऑडियो नोट्स भी भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा हमारी टेलीफोन लाइंस ऑन है 02134326675 या फिर 02134326676 पे आप हमें कॉल करके अपने साथ हुए वाक़यात शेयर कर सकते हैं, या फिर आप किसी जगह के बारे में बता सकते हैं कि भाई हमारी गली में एक घर है वो हॉन्टेड है और वो क्यों हॉन्टेड है। जैसे कराची में कारसाज रोड बड़ा मशहूर है, मेरे हिसाब से वो फजूल में मशहूर है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। मेरे पास तो जितने भी कॉलर्स हैं उन्होंने यही बताया कि हमारे दोस्त के अब्बू वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, कभी किसी के साथ फर्स्ट हैंड नहीं हुआ।
लेकिन क्या कोई अगर सुन रहा है हमारा शो, आपके साथ फर्स्ट हैंड अगर वाकया हुआ है तो आप हमें बताइए। चले जनाब, अब हम उस ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में मैंने शो के शुरुआत में बताया था कि हमारे पास एक ऑडियो टेप भी मौजूद है जिसमें लाइव एक औरत और उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी की ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं एक ईमेल शामिल करता हूँ। सुहेल है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, सुहेल जाफरी मेरा नाम है। आपको दूसरी दफ़ा ईमेल कर रहा हूँ। ये जो वाक़या शेयर कर रहा हूँ ये रिसेंटली मेरे बड़े भाई के साथ पेश आया। मेरे दो बड़े भाई जो कि शाह फैसल पेशावरी होटल, जो कि बड़ा मशहूर होटल है, उसी के पास एक रेंट के मकान में रहते थे। एक भाई मैरिड हैं और उनसे बड़े जो कि अनमैरिड हैं साथ रहते हैं। लास्ट मंथ उनकी शादी भी उसी घर में हुई। उनके माइयों वाले दिन जब हम हर काम से फ्री हो गए तब तो पूरा प्रोग्राम खैरियत से हो गया। अगले दिन उस मकान के मेन एंट्रेंस से एक चूहे के मर जाने वाली स्मेल आने लगी। जैसे कोई चूहा मर जाता हो तो स्मेल आने लगती है। और हैरत की बात यह थी कि सिर्फ दरवाजे के मेन एंट्रेंस पे वो बदबू आ रही थी, दरवाजे से थोड़ा पीछे या आगे जाने से बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। तो ये माजरा हमारे समझ में नहीं आया। खैर, हमने देखा उस तरफ हर जगह पर हमें ना तो कोई चूहा मिला ना कोई ऐसी चीज़ जिसे ऐसी स्मेल के आने का पता चले। हमने ये बात टाल दी और वो स्मेल रात के किसी टाइम ख़त्म भी हो गई। फिर हम सब एक दिन स्टे करने के बाद भाई के घर से अपने घर आ गए। इन्हीं दिनों भाई की शादी हुई और भाभी रुखसत होके घर आ गई। बड़े भाई अक्सर छोटे भाई से कहते थे कि मुझे अपने रूम बहुत भारी लगता है, पर इतना कभी इंटरेस्ट लिया नहीं इस बात पे भाइयों ने। उन्होंने रूम में कभी पायलों की आवाज़ भी आती थी, जैसे कोई उनके पास से पायल पहन के एक तरफ से दूसरी तरफ भागा हो। उनको लगा कि शायद पंखे की आवाज़ होगी, तो उन्होंने इस चीज़ को भी लाइटली लिया और टाल दिया। ऐसे कई मामलात हुए पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात उन्हें घर में एक बिल्ली की साइज का चूहा दिखा, तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे और वाइपर से उसे हिट किया तो उसे लगा, पर वो भाग निकला। दूसरे दिन भाई ने सोने के लिए कमरे की लाइट्स ऑफ की तो उन्हें अजीब सी वहशत आने लगी रूम से। तो उन्होंने लाइट खोल दी और बिस्तर बिछा के लेट के सो गए। रात 3 बजे करीब उनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि एक काले कलर का शैडो जैसी औरत जिसने नाक में बाली पहनी थी वो वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। उनके बराबर में बैठी झूम रही है। अब वो नींद में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या देख रहा हूं मैं। जब ध्यान दिया उन्होंने तो ये सब 5-6 सेकंड में हुआ। तो वो औरत झूमते झूमते उन पे चीखते हुए गिरी और एक काला सा धुआं बन के नाक में चली गई। भाई इन सब मामलात को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा शायद सपना है, पर उन्होंने जब आवाज़ निकालना चाहिए तो निकल नहीं पा रही थी। जब पूरी फोर्स लगा के उन्होंने आवाज़ निकाली तो उनकी चीख के साथ साथ औरत की भी चीख निकली। फिर चीखते हुए उठे और बड़ी मुश्किलों से दरवाज़ा खोल के बाहर भागते हुए आए। उनकी चीख से भाई और भाभी भी उठ गए। जब उन्होंने गेट खोला तो ये बड़े भाई उनके गेट तक आ गए थे और ज़बरदस्ती आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
और इनकी दिमाग की नसें साफ नजर आ रही थीं, आंखें भी नॉर्मल से बड़ी हुई भी थीं। छोटे भाई ने आयतुल कुर्सी और नादे अली पढ़ के इन पे दम किया तो कुछ सुकून आया। फिर दोनों भाई और भाभी ने बड़े वाले भाभी के रूम में फजर की नमाज पढ़ी। पहले भाभी ने साथ पढ़ी, फिर उनके पढ़ने के बाद बड़े वाले भाई जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो उन तीनों ने हंसने की आवाज सुनी, जैसे बारीक सी आवाज में औरत हंसी हो, और हंसने के साथ ही पायल की आवाज आई कि रूम से कोई भागकर बाहर गया हो। फिर भाई भाभी को भी डर लगा। उस सुबह वो सब हमारे घर आ गए। एक हफ्ते के स्टे करने के बाद उन्होंने वो मकान छोड़ दिया और दूसरे मकान ले लिया। वहां पे कुछ दिन तो सुकून से गुजरा, लेकिन फिर एक हफ्ते पहले उन पे वो चीज पूरी तरह हावी हो गई। हुआ ऐसा कि पूरी रात से भाई छोटे भाई को कह रहे थे कि वो आज बहुत तंग कर रही है मुझे, कभी मेरे सर भारी हो रहा है, कभी सीना, कभी शोल्डर्स। छोटे भाई को सोने नहीं दिया। फिर कहने लगे कि मुझसे बातें करो, उससे पूछो चाहती क्या है, वो क्यों कर रही है ये सब। तो छोटे भाई ने ऐसा ही किया कि कौन हो तुम भाई, क्या चाहती हो, वगैरह वगैरह। ये सब कहने के बाद उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ के जैसे ही फूंक मारी, वो चीज हंसते हुए भाई पे हाजिर हो गई। कभी रो रही, कभी हंस रही, औरत की आवाज में। मेरे पास उसकी ऑडियो भी है जो भाई ने उस वक्त रिकॉर्ड की थी, वो भी सेंड करूंगा आपको। खैर, उस रात बहन और हम भी पहुंचे सुबह 6 बजे। फिर उन्होंने उनको लेके मलीर में मरकजी इमाम बारगाह लेकर गए। बड़ी मुश्किलों से उन्हें अलम पे बिठाया। फिर जानने से मुसलसल वो औरत चिल्ला के मना करती रही, और जैसे भाई अपनी ताकत से उसे कंट्रोल किए हुए थे, जैसे जबरदस्ती ताकत लगा के कदम उठा रहे हों। खैर, अलम पे 1 घंटा उन्हें बिठाया तो कुछ बेहतरी आई। उस शाम फिर उसकी हाजिरी हुई तो हम तीन हट्टी पे नूरी बाबा का मशहूर मज़ार है, हम इन्हें वहां ले गए। वहां पे भी हाजिरी हुई। खुद को मारने लगे, आवाज पहले से ज्यादा खौफनाक निकलने लगी उनके अंदर से। खैर, फिर एक जानने वाले से इलाज करवाया। 3 दिन उनका इलाज किया, फिर कहा अब बेहतर है। पर परसों रात फिर से आ गई थी वो औरत, और अभी तक है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको इस बला से आज़ाद करे और पंचतन पाक के सदके उनको इससे निजात दे। खैर जनाब, ये एक भाई ने अपने बड़े भाई के साथ हुआ वाक़या हमसे शेयर किया, जिसके ऊपर एक औरत जिन की हाजिरी होती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने हमें ऑडियो भी भेजी है जब वो अपने भाई से मुखातिब हैं और वो भाई के ऊपर जिनकी हाजिरी हुई हुई है। तो अब नेक्स्ट ऑडियो जो आप सुनेंगे वो इस ईमेल से रिलेटेड है, जिसमें एक शख्स के ऊपर जिन की हाजिरी हुई हुई है और वो दूसरे शख्स से मुखातिब है। जाओ शिवा। हाँ। जा रही हो नहीं जा रही हो? हाँ। जल्दी जाओ नहीं तो हम बर्गर लेके जा रहे हैं तेरे को अभी। चली जाओ वरना शुरू मत से जाना इतनी देर से जा। तुम क्यों डांट रहे हो मुझे ऐसे? तू नहीं जाएगी तो मैं मार कर लेके जाऊंगा तेरे को अभी के अभी। अच्छा। और बुद्ध के मामले का लेके जाऊंगा तेरे को मैं। ये जो मोहम्मद अली है ना, बहुत अच्छा लड़का है।
मैं बहुत बुरा हूँ इस मामले में, बता रहा हूँ मैं तेरे को। मैं बाहर का लेके जाऊंगा, वहां जाके बांध दूंगा तेरे को। तू क्यों चीखता है? मैं बाहर का ले जाके बांध दूंगा तेरे को। अभी मैं बांध दूंगा बिल्कुल, जिंदगी भर के लिए बंदी रहेगी वहां पे तू। हाँ हाँ, तो फिर निकल जा मेरे अंदर से, निकल जा मेरे अंदर से। अच्छा, मोहम्मद अली नाम है मेरा, निकल जा मेरे अंदर से, आराम से निकल जा, वरना बता रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं मैं। इमाम बारगाह में तेरे को बांध दूंगा, नहीं बांध दूंगा मैं तेरे को, इमाम बारगाह में बांध दूंगा और तू चीखती रहेगी सारी जिंदगी। जा, चली जा मेरे अंदर से, चली जा मेरे अंदर, चली जा, जा 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 जा। बारगाह लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं हसन। हाँ, ऑलराइट जनाब, ये सोहेल थे जिन्होंने अपने भाई के साथ वो वाक़या हमसे शेयर किया, और उसके बाद जो आपने ऑडियो सुनी ये उन्हीं के भाई की आवाज़ थी। खैर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके भाई के लिए दुआ कीजिए कि इनका मसला जल्दी से सॉल्व हो जाए। खैर जनाब, बढ़ते नेक्स्ट ईमेल की तरफ। ये वाक़या मेरे नाना और उनके कज़न का है, जब वो इंडिया में यूपी में रहते थे। उनकी और उनके कज़न की उम्र 14 या 15 साल थी उस वक्त। नाना को कबूतर पालने का शौक था, तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से लेकर एक कमरे में 3-4 जोड़े पाले थे जो खुले ही घूमते थे। बस एक रोशनदान था जो छत पर खुलता था। फिर एक दफ़ा उनका एक कबूतर गायब हो गया, अगले दिन दूसरा गायब हो गया, तो उन्हें गुस्सा आया कि ये माजरा क्या है। उन्होंने अपने कज़न के साथ मिलकर उस कमरे की निगरानी शुरू कर दी। फिर 2 दिन इसी तरह गुजरने के बाद एक दिन दोपहर में उन्हें एक सफ़ेद बिल्ला दिखा जो मुंह में कबूतर दबोचे लिए जा रहा था, और फिर इन दोनों ने उसे घेर लिया और बहुत मारा पीटा। वो बिल्ला लंगड़ाता हुआ वहां से जख्मी हालत में भाग गया। फिर दिन चढ़ते चढ़ते मेरे नाना और उनके कज़न को बहुत तेज बुखार हो गया और वो बिस्तर से लग गए कुछ ही देर में। जब रात को उनके वालिद साहब घर आए, जो कि हकीम थे और बहुत मौजब शख्सियत में से थे, अभी वो खाने से फारिग हुए ही थे कि उन्हें बच्चों की तबीयत का पता चला। अभी वो जा ही रहे थे, उनकी खैरियत पूछने के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात का वक्त था। उन्हें भी महसूस हुआ कि इतनी रात को भला कौन हो सकता है। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखते हैं कि एक बहुत बारिश बुजुर्ग सफेद कपड़ों में मलबूस खड़े हैं और कहा कि हमारे बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप फौरन हमारे साथ चलिए, सवारी हम साथ लाए हैं। बस ये सुनना था कि उन्होंने अपना सामान उठाया और वो उनके साथ चल दिए। बग्गी चल पड़ी, काफी दूर निकल गए। अब आधी रात हो चुकी थी। एक मैदान आया, फिर कुछ गलियां और फिर कुछ एक जैसे मिट्टी के टीलों जैसे घर जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर बने थे। अब वहां बग्गी रोक दी गई। जब हकीम साहब घर में गए उन लोगों के पीछे तो देखते हैं बहुत खूबसूरत बाग है, आबशार हैं। फिर विरांडा से अंदर चलकर बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। उनमें से एक कमरे में ले जाया गया उन्हें, जहां हकीम साहब ने देखा कि एक खूबसूरत सा बच्चा जख्मी हालत में पड़ा है और दर्द से कर्रा रहा है।
अब जब इन्होंने पूछा कि ये इतना जख्मी कैसे हुआ तो उन्हीं बुजुर्ग ने जवाब दिया कि आपके बच्चों ने हमारे बच्चे को मारा है और हम उनसे बदला जरूर लेंगे। हकीम साहब चौंक गए। फिर कहा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये जगह इतनी वीरान और दूर है, भला ये सब फिर कैसे हो सकता है? कुछ देर बहस के बाद जब उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को कबूतर से खेलने की खता की सजा दी गई है, अभी हकीम साहब बात हैरानी से सुन ही रहे थे कि उसी कमरे के बाहर उन्हें वही कबूतर का जोड़ा दिखा जो पिछले दिनों घर से गायब हुआ था। बस अब सारा माजरा वो समझ गए। अगले कुछ कहने की साकत भी ना थी, क्योंकि वो जान गए थे यह यकीनन जिन्नात का बच्चा है और इसी को बिल्ली के रूप में पीटा गया है। उन्होंने उनसे बहुत माजरत की और उस बच्चे की मरहम पट्टी रोज करने आने का वादा किया जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ये कहकर वो उसी बग्गी में सवार हुए और पलक झपकते ही अपने घर के दरवाजे पर उतर गए और क्या देखते हैं कि कुछ अनाज की बोरियां और मेवे और अशरफियां बतौर मुआवजा उनके घर के आंगन में पहले से मौजूद हैं। नाना और उनके कजन के ठीक हो जाने के बाद उन्हें खूब डांट पड़ी। असल बात तो उन्हें नहीं बताई गई क्योंकि वो छोटे थे, डर जाते, लेकिन किसी भी जानवर के साथ बदसलूकी पर लेक्चर जरूर दिया और आइंदा से एहतियात की तनकीद की। फिर काफी अरसे तक कबूतर ना पाले और रफ्ता रफ्ता उस बिल्ले ने भी आना छोड़ दिया। चले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाली ईमेल मैं पहले भी पढ़ चुका। ये वाकया मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है, अब लास्ट शो में ही पढ़ा था या उससे पहले वाले शो में पढ़ा था। माजरत कि अगर ये रिपीट हो गया, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले से माफ़ कर दीजिए। खैर जनाब, बढ़ते एक और ईमेल की तरफ। हे मिनहाज, दिस इज माय सेकंड ईमेल। ये वाकया मेरा खुद का है। जब मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो रहे थे, अक्सर लेट नाइट स्टडी करती थी। एक दिन मैं रात को ही पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते थकन हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सो जाऊं। मैंने अलार्म लगाया 3:15 का और उस वक्त 2:45 हो रहे थे। मैंने कहा आधा घंटा सो जाऊं, लाइट ऑफ नहीं की कि ज्यादा ना सो जाऊं। फिर मेरी आंख लग गई फौरन और मैं बहुत गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कोई मेरे मुंह के बहुत करीब है। मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर मेरे मुंह पे 2 काली आंखें जो बिल्कुल मेरी आंखों पे ही थीं। मेरा सांस इतना रुक रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर चढ़ा हो। मैं उठ के भी उठ नहीं पा रही थी। घर वालों को आवाज दे रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे आवाज बंद कर दी हो। आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, एंड की भूल गई, पढ़ती रही। फिर जोर से झटके से मैं उठ गई। जब उठी तो कान में जोर से सीटी बज रही थी। मेरी सांस बहुत फूल रही थी। मैंने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मुश्किल से 15 मिनट सोई और ऐसा हो गया। मैंने अपने नोट्स निकाले, पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे सब नॉर्मल लग रहा था कि आई थिंक मैंने ख्वाब देखा है। अगली रात फिर मैं पढ़ने बैठी। जो हुआ मेरे साथ वो मैं सोच नहीं सकती। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं आज तक रात को सो नहीं पाती। जो नेक्स्ट हुआ भाई, आई थिंक ये भी सब मैंने क्या हो गया मेरे साथ, ये कुछ ये भी ईमेल पढ़ी हुई है। ये 2 ईमेल्स पढ़ ली मैंने गलत, सॉरी। ओके चलें जनाब, अब
हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं 02134326675 या फिर 02134326676 पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाक़यात हमसे अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं दोबारा से आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हैं अपने साथ हुए वाक़यात तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल भेज सकते हैं। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? बात कर रहा हूँ, पहले भी आपके शो में मैंने कई बार कॉल, एक बार मैंने पहले भी आपके शो में कॉल की थी। अच्छा, तो आपके साथ कोई वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मिनाज भाई वाकया मैं आपको वॉइस नोट के जरिए सेंड जो है ना सेंड कर दूंगा। मुझे वॉइस नोट का तरीका बता दें कि official.minhajaliaskari पे आपको वॉइस करनी। जी हाँ बिल्कुल कीजिएगा उसी पे, और पंखा बंद कर देगा और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब अगर आप रिकॉर्ड कर सकें उस वक्त करेगा और पीछे खामोशी हो ज़्यादा बेहतर है। उसके official.minhajaliaskari पे वही उसको सेंड करेंगे। जी बिल्कुल उसी पे कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो मुझे बताएं कि आप किधर से कॉल कर रहे हैं? मैं कराची नेवल कॉलोनी के इलाके से बात कर रहा हूँ, कराची अबरीवर रोड कराची। नेवल कॉलोनी ये किधर है? बहुत सारी जगहों पे नेवल कॉलोनी असल में ना। नहीं ये कराची में तो एक ही जगह पे, इधर अपना बलोचिस्तान वाली साइड। अच्छा, तो वहाँ पे कोई ऐसे वाकयात होते हैं? जी मेरे इलाके में बहुत सारे वाकयात हैं। हेलीपैड के नाम से जगह, वहाँ पर इस तरह वाकयात होते हैं कि लोगों को कोई चीज वगैरह दिखती है, लोग पास जाके देखते हैं तो नहीं होता, और इस तरह लोगों को कुर्सी पे कोई बैठा हुआ नजर आता है। वहाँ बस के स्टैंड की कुर्सियां बनी हुई हैं, वहाँ जाके लोग देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं नजर आता। एक पानी के कूलर है, वहाँ पहले पानी का कूलर होता था, अभी वहाँ ऐसी हल्की सी छतरी सी बनी हुई है, तो वहाँ लोग देखते हैं कोई खड़ा हुआ होता है, पास करके देखते हैं तो कोई नहीं होता। मेरा बैलेंस खत्म हुआ, वरना मैं आपको जरूर सेंड कर देता। चलें बिल्कुल आप मुझे बता दीजिएगा। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो। ओहो, एक तो ये पता नहीं बारिशों के बाद ना हर चीज़ बर्बाद हो जाती है और हमारी टेलीफोन लाइंस तो इतनी बेचारी नाजुक हैं कि अगर उनके सामने कोई छींक देना तो वो तब भी ख़राब हो जाती हैं। यहाँ तो फिर भी बारिश तेज़ हुई है, होपफुली अब लाइन पे कोई हो। देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद। हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सारा बात कर रही हूँ कराची से। सारा बात कर रही हैं जी, मैं बड़ी खामोशी से आपको शो सुना करती हूँ, आज फर्स्ट टाइम आपको कॉल की है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास वजह है कि आपने कॉल की है? जी मुझे कुछ बताना था जो मेरे साथ खुद के साथ एक वाकया हुआ था। होते तो काफी सारे रहते, तो मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। बताइए। जी मैं ये बताऊंगी कि कजिन की शादी थी आज से काफी 4-5 साल पहले। तो लेट नाइट मतलब कोई 1:30 बज रहे थे, हम घर वापस आए तो बड़ी वाली सिस्टर थी, उन्होंने मतलब जो ड्रेस पहना हुआ था तो खैर सारे चेंज वगैरह करके सब सो गए। तो मैं और सिस्टर एक ही रूम में साथ सो रहे थे, तो मेरी कोई 3 बजे आँख खुली है, तो मैंने देखा कि अलमारी के पास जो है वो सिस्टर खड़ी हुई है और सेम ड्रेस पहना हुआ और सारे बाल वगैरह खुले हुए। तो मुझे उस वक्त नींद से उठ के समझ में नहीं आया, मैंने कहा शायद बहन की तबीयत खराब हो गई है। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या हुआ है, तबीयत ठीक है क्या है? कोई आगे से मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, और रूम में इतना अंधेरा था कि मुझे मतलब ये भी नहीं था कि मैं लाइट्स ऑन करूं जाके। तो मैं कहा चलो मैं फोन देखती हूँ किधर है, तो मैं उसकी लाइट से सॉकेट वगैरह के पास जाऊँ तो मैं ऑन करूँ लाइट। इतनी देर में मेरा हाथ पड़ता है तो बराबर में मुझे कुछ फील होता है, तो मैं खैर मोबाइल अपने उठाती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ तो सिस्टर होती है बराबर में। सही। मतलब वो बिल्कुल सिस्टर की शक्ल में खड़ी हुई थी उस टाइम, और मतलब मेरी तो मतलब आवाज वगैरह सारा कुछ बंद के कोई जवाब ही नहीं। फिर उसके बाद खैर मैंने लाइट बंद की, आयतन कुर्सी वगैरह पड़ी, तो वो स्टिल अपनी जगह पे खड़ी हुई मुझे घूरती रही काफी देर।
तो ये हुआ था। और एक ये हुआ था कि बराबर में डेथ हुई थी आंटी की। तो रात 2 बजे थे, लाइट चली गई, तो सिस्टर और मैं बाहर के गर्मी हो रही है और ये वो, तो वॉक करने बाहर निकले तो मतलब सामने रोड से कोई चलता हुआ आ रहा हो, जमीन से काफी ऊपर, वाइट पूरा उसने कुछ पहना हुआ था और सीधा चलते चलते, तो वो तो फिर मतलब ये हुआ कि हम पीछे तो हटे, लेकिन हमने सोचा कि देखते हैं कहाँ गया है क्या है। तो जब जाके देखा तो मतलब कोई भी नहीं था, सन्नाटा, कोई भी नहीं। ये 2 हुए थे, तो मैंने कहा आपको मैं बताऊं। अच्छा, और ये कब की बात है? ये काफी टाइम हो गया इस बात को, 4-5 साल हो गए। तो आपने अपनी बहन से पूछा था? हो सकता है वो असल में हो मौजूद उधर। कहाँ पे? जो आपने अपना पहला वाकया बताया कि आपको अपनी बहन नजर आई थी। जी नहीं, वो उसके बाद ये हुआ था कि काफी देर जब मैंने आयतल कुर्सी वगैरह रिसाइट करनी शुरू की, तो उसके बाद नॉर्मल जब एक मैं कंडीशन में आई हूँ, तो फिर मैंने सिस्टर को उठाया, तो मैंने कहा मैं इससे बताऊं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वो नींद में सो रही थी, उसने कहा कि क्या हुआ है। मैं खुद ये हो गया कि नहीं मैं इसको बताऊंगी, ये डर जाएगी। तो फिर मैंने नहीं बताया, लेकिन उसके बाद काफी मैं एडमिट तक हो गई थी हॉस्पिटल में, कितनी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा जी। तो वो आपको बिल्कुल आपकी बहन की शक्ल थी वो? जी, मतलब मुझे हैरानगी हुई कि इतनी रात को ये जो निकाह में इसने ड्रेस पहना हुआ था, वो ही सेम ड्रेस पहन के क्यों ये खड़ी है। मतलब मैंने जब लाइट ऑन करके देखा तो सिस्टर तो जो कपड़े चेंज किए थे उस कपड़े में वो सो रही थी। तो हो सकता है वही हो आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 सेकंड के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपने नहीं, मैंने काफी देर, मैं बोल रही हूँ ना आपको, मैं जब लाइट भी ऑफ करके देखा तो वो वहीं स्टिल खड़ी हुई थी और सिस्टर बराबर में थी और वो काफी गहरी नींद में सो रही थी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सारा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जी अल्लाह। चलें जनाब, एक लास्ट वाकया तो नहीं, कुछ एक स्टूडेंट है, एक खातून है, एक फैमिली के साथ वाकया पेश आ रहा है और वो बड़ा मुख्तसर सा उन्होंने अपना इशू बताया मुझे, तो वो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। हो सकता है आप में से कोई उनकी मदद कर सके। अंग्रेजी में है, पहले अंग्रेजी में पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं उसको आपको, जिनको अंग्रेजी समझ में ना आए उनके लिए मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई डोंट वांट यू टू रिवील अबाउट माय आइडेंटिटी बट आई नीड योर हेल्प एज आई एम लिसनिंग टू योर शो सिंस 4 years आई गेस, बट सिंस 2 years वी आर सफरिंग फ्रॉम द सेम इश्यूज। डोंट नो, माय मॉम लूजेस हर सेंस एंड टॉक एज अ जिन, देन वी रीड few verses and we, our father says कुरान की हवा हाल है हार बीमारी की दूरी का। हमने बहुत मौलवी और लोगों के कहने से हर जगह इलाज करवाया, बट सर प्लीज़ इफ़ यू आस्क एनीवन, किसी को या आप कोई ऑथेंटिक इंसान को पता हो फॉर रियल, आई हैव डिस्कस्ड माई सीन बट वी आर सफरिंग फ्रॉम इट, इट्स बिन 2 years ऑफ ट्रीटमेंट। ये साहिबें कह रही हैं कि मेरी फैमिली में मेरी वालदा के साथ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं। वो अचानक से अपनी सेंस खो बैठती हैं और फिर वो एक जिन की तरह बात करना शुरू कर देती हैं मुख्तलिफ आवाज़ में। वालिद साहब जो हैं वो कुरान की हवा देते हैं, आयतें पढ़ते हैं, तब जाके मामला दुरुस्त होते हैं, लेकिन वो इसका इलाज ढूंढ रही हैं। मैं एक शदीद अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं ये शो जो है ना, आप इसको एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। मैं बिल्कुल पीरी फकीरी और मैं किसी को भी नहीं जानता इस मामलात में, मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं किसी पीर को नहीं जानता, मैं किसी की गारंटी भी नहीं ले सकता, माजरत। लेकिन ये एक
पता है इस कुएं में, इस दरिया में बहुत गिनती के लोग हैं जो ऑथेंटिक हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी जितने भी हैं ना फ्रॉड हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, देखिए कुरान शरीफ में और इस्लामी तालीम के अंदर सारे इलाज मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी आपको और एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से, कोई अगर मदद करना चाहे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उस ईमेल को इन साहिबा के पास पहुंचा के आप लोगों को कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं उसकी श्योरिटी में गारंटी नहीं लूँगा। ये बात थोड़ी सी रूड लग रही होगी, लेकिन सॉरी, मैं नहीं ले सकता जिम्मेदारी। मैं बस आप लोगों के लिए और लोगों से ये कह सकता हूँ कि दुआ कीजिए इनके लिए, दुआ में बहुत बरकत है। मैं एक ज़माने में थोड़ा सा ना दीन से दूर हो गया था, तो मैं कहता था कुछ भी नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, नाउज़ुबिल्लाह, ये कुछ भी नहीं है, ये सब ये फलाना ढिमकाना और सब। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, चीज़ें कुछ सामने आई, दुआ का जो मुझे ताकत उस वक्त पता चली जब मेरी औलाद हुई, तो फिर मैंने अपनी आंखों के सामने दुआ कबूल होते हुए देखा है। ऐसे नहीं कि बस वो मैंने कहा कि ये हो जाए तो वो हो गया, लेकिन मेरा बस किसी वजह से मेरा ईमान बड़ा पुख्ता हो गया। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इनके लिए दुआ कीजिए। और अगर कोई ऐसा शख्स हमारा प्रोग्राम सुन रहा है जो इनकी मदद कर सकता है तो आप मुझे ईमेल करें, मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को कनेक्ट करवा दूंगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आज मैं 1-1.5 हफ्ते बाद आया था, तो थोड़ा सा शो का जो रब्त है, एक तो टाइमिंग्स चेंज हो गए, जुम्मे के बजाय जुमेरात हो गए, तो थोड़ा सा रब्त चेंज था, माफ़ कर दीजिएगा। बस आज का दिन ऐसा था। नेक्स्ट शोज देखिएगा कि अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह। अभी भी अच्छा था मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी ग्लिचेस हुए, उसके लिए माजरत। मैंने शो के शुरुआत में कहा था कि बचपन में चलते हैं, जब दिन बहुत अच्छे होते थे, जब ये परवाह नहीं होती थी कि पैसे कमाने हैं या किसी को खुश करना है या ये करना है वो करना है, पढ़ाई है, जॉब है, ये है, जिम्मेदारी है। लेकिन उसी बचपन में अंधेरे का खौफ होता था। जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, आपके फियर्स चेंज होते रहते हैं। आपको अंधेरे से तो शायद डर नहीं लगता, आपको फेल होने से डर लगता है, अपनी जिंदगी में नाकाम होने से डर लगने लग जाता है। बचपन में नाकामी मैटर ही नहीं करती थी, जीत मैटर नहीं करती थी, वो सफर मैटर करता था। लेकिन अंधेरा, रात खौफनाक ही लगती थी। चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, एक चीज याद रखिएगा, ये नेचर में मौजूद है। जो चीज को आप देख सकते हैं उससे आपको डर बहुत कम लगता है, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आप किसी कमरे में मौजूद हैं और आपकी नजर पड़ रही है खिड़की पे, दरवाजे पे, बाथरूम के दरवाजे पे, सामने बिस्तर पे, अपने ऑफिस के फर्नीचर पे, जो आपको दिख रहा है उससे तो आपको खौफ नहीं है। लेकिन जो आपको नहीं दिख रहा उससे आपको नेचुरली खौफ होगा, जिसको फियर ऑफ अननोन कहते हैं।
हो सकता है जिस जगह पे अभी आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, पर शायद आप अकेले नहीं। शायद कोई और भी है आपके इर्द गिर्द जिसको आप नहीं देख सकते, पर वो आपको देख सकती है। क्या पता रात के इस अंधेरे में वो ही मखलूक अपनी प्रेजेंस भी शो कर दे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।